अपनी शादी के अगले दिन गायत्री अपने मायके आई थी। रस्में पूरी करके उसकी माँ ने उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली को थमा दिया। इस पोटली के अंदर राई के दाने हैं बेटा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो ये बुरी शक्तियों से तेरी रक्षा करेंगे। इस पोटली को अपने पास ही रखना। वैसे तो मैं इन सब बातों में मानती नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। गायत्री वो पोटली लेकर वहां से निकल गई। शाम को जैसे ही हल्का अंधेरा होने लगा तो गायत्री की सास ने एक तेल का दीपक जलाकर उसके कमरे के दरवाजे पर रख दिया और उसके कमरे में आई। बहू, हमारे यहाँ जब भी नई नवेली बहू को ब्याह कर लाया जाता है तो गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बुरी नजर का उतारा करके रखा जाता है। हमें उस रस्म के लिए जाना है तो तुम लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। गायत्री ने अपनी अलमारी से लाल साड़ी निकाली और उसे पहनकर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार करके तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद पड़ोस की कुछ औरतें भी उनके घर आ गई और वहां उन्होंने बंगाली भाषा में गांव के लोकगीत गाने शुरू कर दिए। भाभी, बाहर सब औरतें आ गई हैं। आप तैयार हैं तो रस्म के लिए निकलते हैं। हाँ, बस तैयारी हूँ। बस ये पोटली अपने पर्स में रख लो। गायत्री जैसे ही वो पोटली अपने पर्स में रखने लगी तभी उसकी सास कमरे में उसे बुलाने के लिए आ गई और जल्दबाजी में गायत्री अपना पर्स बंद करना भूल गई और इसी तरह जल्दबाजी में वहां से निकल गई। उसकी सास ने उसके सर पर एक लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ाया और बंगाली लोकगीत गाते हुए वो औरतें उसे ले पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगी। मगर तभी गायत्री के पैर में ठोकर लगी और उसके खुले पर्स से वो राई की पोटली निकलकर बाहर गिर गई, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी जी, वो अंधेरे में ध्यान नहीं गया। एक छोटा पत्थर आ गया था पैर के नीचे। तुम मेरे पीछे पीछे चलो बेटा, यहाँ रास्ते जरा ऐसे ही हैं। गायत्री अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगी और पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने उसके नीचे तेला का दीपक जलाया। पीपल के पेड़ में बहुत शक्ति होती है बेटा। हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग लो और कहना, अगर मुझ पर किसी की बुरी नजर लगी है तो वो भी दूर हो जाए। गायत्री ने जैसे ही पीपल के पेड़ के सामने अपने हाथ जोड़े तो पेड़ के नीचे जल रहा वो दिया उसी वक्त बुझ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है विद्या। आज से पहले बस एक बार ऐसा हुआ था और फिर रघुवीर की बहू के साथ जो हुआ वो आज तक कोई नहीं भूल पाया है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ। मैं दोबारा से दिया जला देती हूँ। विद्या ने दोबारा से वो दिया जलाया, लेकिन उसे जलाते ही वो दिया फिर से बुझ गया और सभी औरतों के चेहरे डर से बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पर्स में रखी राई की वो पोटली रास्ते में गिर चुकी है। वो सबके साथ खेत वाले रास्ते से आगे बढ़ी, मगर खेतों के पास पहुंचते ही गायत्री को वहां एक औरत दिखाई दी जो उसी की तरह लाल रंग की साड़ी पहनकर नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसने गायत्री की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये कौन थी? अचानक से सामने दिखी और गायब हो गई। अगर अभी इन सबको मैंने ये बात बताई तो खामखा सब चिंता करेंगे। वैसे भी इतनी देर से सब अपशगुन हो रहा है। लगता है शादी में भाग दौड़ की थकान की वजह से शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। वो लोग घर वापस आए और गायत्री अपने पति अर्पित के साथ कमरे में चली गई। तभी उसके सर में अचानक इतनी जोर से दर्द हुआ कि उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ गायत्री, तुम ठीक तो हो? अचानक से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर कोई पेन किलर है तो प्लीज मुझे दे दो। अर्पित ने गायत्री को एक पेन किलर दी और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अर्पित भी कुछ देर बाद सो गया। घड़ी में रात के लगभग 2:30 बजे होंगे। तभी गायत्री के कानों में शंख और सीपियों के आपस में रगड़ने जैसी आवाज सुनाई दी। वो बहुत गहरी नींद में थी, मगर धीरे धीरे वो आवाज इतनी तेज हो गई मानो जैसे उसके कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। वो हड़बड़ाती हुई नींद से उठी और उसने चीखते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। तभी वो आवाज एकदम से शांत हो गई। वो अर्पित को जगाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ी, मगर उसने देखा कि ना तो अर्पित उसके बगल में है और वो एक अजीब सी जगह में फंस गई है जिसके फर्श पर हर तरफ शंख और सीपियों के टुकड़े फैले हुए हैं। ये कौन सी जगह है? यहाँ पर कैसे आ गई मैं?
अर्पित, माँ जी, रेनू, कोई है क्या यहाँ पर? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी गायत्री के कानों में फिर से फर्श पर फैली शंख और सीपियों की आवाज कड़कड़ाने लगी और उनके ऊपर से चलते हुए वही लाल रंग की साड़ी पहनी औरत गायत्री के सामने आ गई। वो लग तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह रही थी, मगर वो सोने या चांदी के जेवरातों के बजाय शंख और सीपियों से बने जेवरातों से लदी हुई थी। कौन हो तुम? और मैं यहाँ इस कमरे में क्या कर रही हूँ? बोलो, कौन हो तुम? वो औरत गायत्री की ओर देखकर मुस्कुराई और उसके होठों पर हाथ रखकर उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी उस कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और एक जोरदार चीख के साथ गायत्री बिल्कुल शांत हो गई। अगली सुबह घर में सब उठे तो शादी में जो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था वो बिल्कुल सिमट चुका था। डाइनिंग टेबल पर किसी दावत की तरह खाना सजा हुआ था। अरे इतना सब किसने किया? इतनी सुबह तो काम वाली भी घर नहीं आती। काम वाली ने नहीं माँ जी, सब मैंने बनाया है। सुबह जल्दी आँख खुल गई थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आज सब काम मैं ही कर लूं। और सिर्फ आज क्या, मैं तो कहती हूँ आप काम वाली को काम से हटा दीजिए। मैं अपने घर के काम की जिम्मेदारी और किसी को नहीं देना चाहती। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो घर का काम करना पसंद ही नहीं था। तुम्हें तो शादी के बाद जॉब करनी थी, तो ये सब क्या बोल रहे हो तुम? बस अब मैं सिर्फ घर संभालना चाहती हूँ, यही मेरा फैसला है। गायत्री ने जो फैसला लिया उन लोगों ने उसे मान तो लिया, लेकिन उसकी ऐसी बातें और बर्ताव कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हें खटक रहा था। रात को अर्पित ऑफिस से घर आया तो गायत्री आज एक अलग ही रूप में सजी हुई थी, जैसे तो वो अर्पित को अपनी ओर लुभाना चाहती हो। बालों में गजरा, पूरे कमरे में इत्र की महक और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण। तुम ठीक तो हो ना गायत्री? ये गजरा, ये इत्र, तुम्हें तो पहले हल्की सी खुशबू से भी परेशानी होने लगती थी और अब इतना सब? क्योंकि तुम्हें ये सब पसंद है और अब से मैं सिर्फ वही करूंगी जो तुम्हें पसंद होगा। अर्पित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो वो उसकी खूबसूरती में खो गया, मगर घर का माहौल कुछ बदल गया। धीरे धीरे हर रात नींद में सबको घर में शंख और सीपियों की एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। एक रात लगभग 1:30 बजे रेनू के कानों में भी वैसी ही आवाज पड़ी, मगर वो आवाज आज कुछ तेज थी। वो कच्ची नींद में थी, इसलिए वो उठकर उस आवाज की दिशा में बाहर ड्राइंग रूम की तरफ गई तो उसने देखा कि लाल साड़ी पहनी एक औरत जो ऊपर से नीचे तक शंख और सीपियों के गहनों से लदी हुई है, अचानक से वो गायत्री के रूप में बदल गई। ये नजारा देखकर डर के मारे रेनू की सांसें थम गई। उसने अपने हाथों से अपने मुंह को भींच लिया, मगर तभी गायत्री की नजर उसके ऊपर पड़ गई। तुझे ये नहीं देखना चाहिए था। अब तेरे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। अचानक से गायत्री का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और उसके गले से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी गायत्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने आते ही रेनू की आंखों में एक अलग ही डर छा गया और गायत्री उसकी तरफ देखकर बड़े ही अजीब तरह से मुस्कुराई। पता नहीं मेरी फूल जैसी बच्ची को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में ये सब क्या हो रहा है इसके साथ? तुम चिंता मत करो विद्या, भगवान पर भरोसा रखो। रेनू बेटी जल्दी ठीक होगी। सुबह से रो रो कर तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। बहू, मैं विद्या को लेकर घर जा रही हूँ, तब तक तुम रेनू के साथ हॉस्पिटल में रहो। थोड़ी देर बाद अर्पित दूसरे डॉक्टर से मिलकर वापस आ जाएगा तो तुम घर चली आना। जी। संतोष विद्या को लेकर घर आ गई, मगर घर में घुसते ही उसने विद्या को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विद्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बहू सामान्य नहीं है विद्या, कोई न कोई शक्ति कब्जा किए हुए है उस पर। हॉस्पिटल में देखा मैंने, जैसे ही बहू कमरे में आई तो रेनू बुरी तरह डर गई थी और उसे देखकर बहू खुश हो रही थी जैसे, तो उसकी ऐसी हालत उसी ने की हो। क्या? हाँ, और मुझे तो लगता है ये सब उसी रात से शुरू हुआ है जब हम खेत वाले रास्ते से वापस लौटे थे। उस रास्ते पर शाक चुन्नी का वास है। मुझे लगता है कि वही बहू पर हावी हो गई है। हमें कुछ भी करके उसे काबू करना होगा, वरना रघुवीर की बहू की तरह अगर उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। संतोष उसी समय विद्या को लेकर बगल वाले गांव के एक बाबा के पास पहुंची जो ऐसी काली शक्तियों का उतारा किया करते थे। बाबा, अब तो आप ही मेरे परिवार को बचा सकते हैं। पता नहीं किसकी काली नजर पड़ गई है मेरे परिवार पर। किसी काली शक्ति का वास तो है तेरे घर में, लेकिन वो कौन है इसकी पुष्टि करने के लिए मुझे तेरे घर का मुआयना करना होगा। मुझे अभी के अभी अपने घर लेकर चल। बाबा जैसे ही घर का मुआयना करने के लिए आए तो गायत्री पहले ही घर पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही अपने सामने तांत्रिक बाबा को देखा वो बौखला उठी
और उसकी चोटी अचानक से किसी सांप की तरह लंबी होने लगी और उसने सोफे पर बैठे अपने ससुर को अपनी उस चोटी में जकड़ लिया। क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? जब ये हॉस्पिटल से लेकर तुझे भागी थी, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इस तांत्रिक को अभी के अभी यहाँ से वापस भेज दो, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगी। उसकी चोटी की जकड़ की वजह से प्रेम का दम घुटने लगा था। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपनी पोटली से एक हल्दी की गांठ निकाली और जमीन पर रखकर उसे जला दिया। उसकी गंध से वो अचानक से कमजोर पड़ने लगी और प्रेम के शरीर से उसकी चोटी की पकड़ छूट गई। ये लो, इन सूखी हल्दी की गांठों को जल्दी से घर के हर कोने में जला दो। ये शाख चुन्नी है, ये इससे कमजोर पड़ जाएगी। संतोष और विद्या ने घर के हर कोने में सूखी हल्दी को जलाकर रख दिया और उसकी गंध से वो बुरी तरह तड़पती हुई चिल्लाने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसका चेहरा बेहद भयानक था। शरीर पर लाल साड़ी और शंख और सीपियों से बने गहने उसने पहने हुए थे। जाने दे मुझे तांत्रिक, जाने दे मुझे। ये तू भी जानती है कि यहाँ पर अब तेरी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। बता, कहाँ है गायत्री, वरना इस धुएं से आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं। तो फिर बता, कहाँ है गायत्री? खेत के रास्ते पर। सच बोल रही है तू? देख, अगर ये झूठ निकला तो जानती है ना क्या होगा तेरे साथ। जाओ, जाकर अच्छे से देखो खेत वाले रास्ते पर बहू को। संतोष प्रेम के साथ खेत वाले रास्ते पर गई और वहां पर बनी एक झोपड़ी में उन्हें गायत्री मिल गई, जो वहां बेहोश पड़ी थी। उन्होंने जल्दी से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और यहाँ बाबा ने सूखी हल्दी के धुएं से शाख चुन्नी की शक्तियों को बिल्कुल कमजोर कर दिया। अब तक तो उन्हें वो मिल भी गई होगी, अब मुझे मुक्त कर दे। पहले वचन दे मुझे कि आज के बाद फिर कभी तू इस परिवार के आसपास भी नहीं भटकेगी, और अगर तूने ऐसा किया तो उसी वक्त तू भस्म हो जाएगी। नहीं, मैं वादा करती हूँ फिर कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। बाबा ने शाकचुन्नी को वहां से जाने का आदेश दिया और उसी समय वो वहां से गायब हो गई और कुछ ही दिनों में गायत्री और रेणु की हालत भी बिल्कुल सामान्य हो गई। शाकचुन्नी उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या कोई और इंसान उनकी मृत्यु का कारण बना हो। वो अपनी वैवाहिक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नवविवाहित स्त्रियों को अपना शिकार बनाती हैं और उन्हें एक जगह कैद करके उनके जीवित रहने की व्यवस्था कर उनका जीवन व्यतीत करती है। अधिकतर शाकचुन्नी किसी को जान की हानि नहीं पहुंचाती, मगर कभी कभी अपने क्रोध में वो किसी की जान भी ले सकती हैं। इसलिए अगर आपकी भी अभी नई नई शादी हुई है तो जरा सावधान, कहीं आपको भी किसी सुनसान रास्ते पर लाल साड़ी पहने कोई औरत न दिख जाए।